प्यारे बच्चों, हमने हिमालय की बेटियां पाठ है जो कर लिया था। उसका सार सभी को समझ में आ भी गया होगा। तो आज हम उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझें। पाठ अगर ध्यान से पढ़ लिया है तो प्रश्न अभ्यास आसानी से हो जाएगा। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। लेखक नागार्जुन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, बेटी, लड़की और छोटी बच्ची आदि रूपों में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चे इसमें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? हमने पाठ में पढ़ा था सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें दोनों नदियों की विशेषताएं बतानी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हिमालय पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसी के पिघलने से इन नदियों का निर्माण होता है। ये दोनों नदियाँ उछलती कूदती समुद्र में मिल जाती हैं, और जब ये समुद्र में मिल जाती हैं तो इनका उछलना उफनना जो रूप है वो अनूठा ही रूप प्राप्त कर लेता है। मतलब वो समुद्र में समा जाती हैं, मिल जाती हैं। तो जैसे बेटियां अपने पिता की गोद में प्रसन्नता से उत्साहपूर्वक खेल रही हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसकी विशेषता बताई गई है। तीसरा प्रश्न है बच्चे इसमें, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? हमने पाठ में पढ़ा था काका कालेलकर जी के बारे में। तो उन्होंने लोक माता क्यों कहा, इसका कारण बताना है। नदियाँ धरती पर बहती हैं और सारे प्राणियों के जीवन का आधार बनती हैं। इस लोक के अधिकांश जीव और पेड़ पौधों का पालन पोषण है जो वो नदियों के कारण ही होता है। सारी धरती का कूड़ा करकट नदियाँ अपने आंचल में समेटती हैं और फिर भी धरती का कल्याण करती हैं। दुख सहकर भी माता ही भला करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो माता जी है या हमारी जो माता होती है वो हमेशा हमारा भला चाहती है। तो नदियाँ भी हमारा भला चाहती हैं, इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन संबंधों की प्रशंसा की है? मतलब कौन कौन से रिलेशन है जो उनके बारे में उन्होंने बताया है, प्रशंसा की है, प्रेज की है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, पिता, ससुर, बेटियां आदि सभी संबंधों की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया है कि नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन सब कहा गया है, और हिमालय को पिता कहा गया है, ससुर भी हिमालय को ही कहा गया है, और बेटियां हैं जो नदियां हैं उनके आपसी संबंध के बारे में बताया है, इसी की प्रशंसा की है। जो अपने प्रेम से अपनों को सुख प्रदान करते हैं, हिमालय, समुद्र और नदियों की उसने सराहना की है। हिमालय की भी, समुद्र की भी और नदियों की भी सराहना की है, प्रशंसा की है। और सतलुज नदी को बहन की तरह संबोधित किया है। जब अंतिम पाठ के बिल्कुल लास्ट में हमने एक गीत पढ़ा था तो उसमें हम सतलुज को बहन कहा था लेखक ने, तो सतलुज को बहन की तरह ही संबोधित किया है। 4 प्रश्न हैं, बड़े ही आसान से प्रश्न हैं, और चारों का उत्तर है जो वो आराम से हम पाठ पढ़ने के बाद आराम से दे सकते हैं। आगे इसमें बच्चे भाषा की बात है, जो भाषा की बात भी बिल्कुल आसान है, एक बार ज़रा समझ लेते हैं। इसमें जो ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं ना, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट व सुंदर बन जाता है। उदाहरण के लिए, सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करते थे। तो इस तरह के कुछ 2-4 उदाहरण हैं जो तुलनात्मक प्रयोग करते हुए जो लिखे गए हैं, वो हमने इसमें से पाठ में से ही छांट करके लिखने हैं। आप इधर उधर से भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। आगे बच्चे इसमें अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पेपर में आता है। तीसरा प्रश्न है जो इसमें ये बहुत ज़्यादा बार पेपर में आता है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि विशेषण एक साइड में लिखे हुए हैं और विशेष्य दूसरी साइड में लिखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी शायद बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण बच्चे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, और विशेष्य संज्ञा का ही दूसरा नाम है।
आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन से बॉक्स में बने हुए हैं, एक साइड में विशेषण है, एक साइड में विशेष्य है। तो इनको ना आपस में मिलाना है, सही मिलान करना है। कई बार ये 4 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, मतलब बहुत बार पेपर में यह आता है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे इन्होंने एक मिलाकर दिखाया हुआ है, मूसलाधार वर्षा। तो यहाँ पर मूसलधार है जो बच्चे वो विशेषण है, और वर्षा है जो वो विशेष्य है, मतलब वो संज्ञा है। उसी प्रकार संभ्रांत, संभ्रांत यहाँ पर विशेषता बताई गई है किसकी, हमने पाठ में पढ़ा था संभ्रांत महिला, तो महिला की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर महिला विशेष्य है, संज्ञा है, और संभ्रांत है जो वो विशेषण है। आपको इसी तरीके से इनको मिलाना है। उसके बाद बच्चे चौथा प्रश्न है जो द्वंद्व समास, ये हमने 6ठी कक्षा में भी किया था। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। इसमें क्या होता है बच्चे, दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास में और शब्द का लोप होता है। लोप मतलब गायब हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो राजा रानी, राजा रानी के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह, मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। जब हम इस चिन्ह को हटा देंगे तो यहाँ पर कोई एक नया शब्द आएगा जो इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, जैसे राजा और रानी। तो इसी तरीके से पाठ में से कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, तो हमने वो ढूंढकर लिखना है। जैसे गंगा यमुना, माँ दादी, मौसी मामी, ये हमने पाठ में पढ़े हैं उदाहरण। सिंधु ब्रह्मपुत्र, इनके बीच में सभी के हाइफन लगा हुआ है, या मतलब योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसको हटाना है और इसके स्थान पर और शब्द का प्रयोग करना है। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना, मौसी मामी, मौसी और मामी। तो ये द्वंद्व समास का समझ आ गया होगा बच्चे। आगे 5वां प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन बनता है, मतलब दीन शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा, इसमें हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे शब्द लेने हैं जिनको उल्टा बना लिखने पर एक सार्थक शब्द बन जाए, मतलब एक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो प्रत्येक शब्द के आगे हमने एक संज्ञा का नाम भी लिखना है, मतलब वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो जैसे हमने देखा कि जो नदी है, नदी से जो दीन बना है, ये दीन है जो बच्चे, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब, गरीब है जो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट हो रहा है। तो वैसे ही मैं 1-2 उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे पास एक शब्द है रानी, रानी को जब हम उल्टा लिखेंगे तो वो नीरा शब्द बन जाएगा, और नीरा है जो किसी महिला का, बच्ची का, किसी का भी नाम हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार राखी, राखी जो जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो राखी से हम खीरा शब्द बनाएंगे। खीरा शब्द है जो बच्चे वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक उदाहरण और बता देती हूँ। मीन, मीन, मीन शब्द होता है, उसका मतलब होता है मछली। मीन शब्द का जब हम उल्टा बनाएंगे तो वो बनेगा नमी। नमी है जो वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये ऐसे हमने इस प्रश्न को करना है। तो समझ में आ गया होगा बच्चे। 5वां प्रश्न आपको आगे बेटा 6ठा प्रश्न है जो, ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है। इनका भी उचित मिलान ही करना है, मतलब इनके जो सही नाम हैं वो बताने हैं। प्रश्न क्या है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम है जो वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखे। मतलब कहने का बच्चे, इन्होंने ग्रीन बॉक्स में जो नाम दिए हैं और जो इधर नाम दिए हैं नदियों के, उनको बताना है कि पहले इनका नाम क्या था। जैसे सतलुज है, सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था, तो इसमें आएगा शद्रुम। शद्रुम है जो सतलुज का पहले पुराना नाम है। झेलम, झेलम वितस्ता, झेलम में आएगा वितस्ता। अजमेर, अजमेर है जो जगह का नाम है, तो इसमें आएगा अजय मेरू। पहले इसका नाम था अजय मेरू।
आगे रोपड़, रोपड़ को पहले हम रूपपुर कहते थे, बाद में इसका नाम अब है जो रोपड़ है, पहले ये रूपपुर था। चिनाब, चिनाब है जो बच्चे वो विपाशा, चिनाब नदी का नाम है, इसका पुराना नाम था विपाशा। और बनारस, बनारस का हम सभी जानते हैं पुराना नाम था वाराणसी। तो इनको आपस में ऐसे मिलाना है, मतलब इनके पुराने नामों को बताना है। तो यहाँ तक प्रश्न समझ में आ ही गए होंगे। यहाँ तक हमारी भाषा की बात हो चुकी है। तो भाषा की बात मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ये छठा प्रश्न और पांचवा और चौथा, ये सारे प्रश्न, और तीसरा, ये 3-4 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अवश्य आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ। तो इनको अच्छे तरीके से समझ लें। समझ ना आए तो दोबारा वीडियो चला कर एक बार दोबारा देख लें। कुछ समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट है जो लिख कर बताएं, शायद मैं दोबारा इसको बारे में कुछ बता सकूं जो आपको समझ में ना आए। ओके, धन्यवाद सभी का।